तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एएस स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के सत्ता की साझेदारी। तो पहले पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है किसी देश के लिए, और सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्या है, क्यों है, कैसे है। तो इसी सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो पहले हम जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी जैसे कि मान लेते हैं कि हम किसी कोई विद्यालय में 50 कोई विद्यालय में मान लेते हैं कि 50 लड़कियां और 50 लड़के हैं। तो उस लड़कियों और लड़कों में जितने टोटल मिला के 100 होते हैं जो विदाउट सेक्शन के हो रहे हैं। तो क्या किसी को मॉनिटर बना दिया जाए, मान लेते हैं कि किसी एक लड़की को मॉनिटर बना दिया जाए जो लड़का और लड़की दोनों को ही वो नियंत्रित करेगी, मतलब ये करेगी, देख रेख करेगी। तो इससे लड़कों को भी गुस्सा आएंगे, और यदि किसी लड़कों को मॉनिटर बना दिया जाएगा तो वो किसी और का एक करेंगे। तो ऐसे ही के लिए लड़कों को जब मॉनिटर बना दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि लड़कियों को गुस्सा आएगी, जिससे ये सत्ता के साझेदार नहीं होगी। यदि एक के लिए किसी लड़कियों के लिए लड़की मॉनिटर, लड़कों के लिए लड़का मॉनिटर, जिससे ये सत्ता की साझेदारी होगी, ऐसे ही सत्ता की साझेदारी होगी। तो हम पूरी तरह जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी मतलब जब किसी शासन व्यवस्था में सामूहिक और समुदाय की भागीदारी सरकार में हो, इससे तो सत्ता की साझेदारी मतलब जब किसी शासन व्यवस्था, जैसे कि भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसी प्रकार जब कोई शासन व्यवस्था में क्या होता है, जैसे सामाजिक समूह, मतलब अनेक प्रकार के समूह और समुदाय क्या करते हैं, सब भागीदारी लेते हैं, तो उसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को मूल मंत्र कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लोकतंत्र का मूल मंत्र किसे कहा जाता है। तो सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का मूल मंत्र कहा जाता है। और किसी लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक का हिस्सा है, और जो लोकतांत्रिक सरकार होती है तो उसमें नागरिकों का हिस्सा अधिकतर होती है, और यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा ही संभव है। और यह से क्या कैसे संभव है, तो यह के लिए भागीदारी के द्वारा ही संभव है। जब लोकतांत्रिक में ये नागरिक या जनता भाग लेगी तभी जाके यह संभव होगी, नहीं तो कभी लोकतांत्रिक संभव नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था को नागरिक का अधिकार, मतलब नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में भी उन्हें सलाह दी जाएगी। मतलब इस प्रकार के जो लोग सत्ता की साझेदारी या लोकतांत्रिक सरकार होती है तो उन्हें इस बात का उन्हें क्या होता है कि अधिकार होता है कि नागरिकों जो इस बात का अधिकार होता है कि वो शासन के तरीकों में सलाह ले सकते हैं, और उनसे सलाह भी लिया जाता है और अलग अलग तरीकों से। तो हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी किसी देश में जरूरी क्यों है। सत्ता की साझेदारी क्या है तुम जान ले। तो किसी देश में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी किसी भी देश में बहुत ही अनेक प्रकार के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मान लेते हैं कि पूरक तर्क के लिए या लाभ हानि के परिणामों का आधारभूत पर हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो ये सामूहिक टकराव का अंदेशा कम करने के लिए, मतलब ये जो कई प्रकार में जब समुदाय कम, जैसे कि भारत में हिंदू सबसे ज़्यादा है और मुस्लिम कम है, तो इससे जो हिंदू समूह ज़्यादा है और तो जो मुस्लिम समूह कम है, तो इससे जो टकराव होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा ना लड़े, तो इससे टकराव को कम करने के लिए यहाँ की सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और राजनीतिक व्यवस्था की स्थायित्व के लिए अच्छा है। और राजनीतिक जो स्थायित्व के लिए अच्छा है, मतलब कि जो जैसे कि कोई राजनीतिक दल है कि जब कोई वोट होता है 5 सालों के बाद, तो वहाँ कई राजनीतिक दल कोई कहीं काम हो रहा है, कुछ विद्यालय निर्माण या कुछ बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है या पुलों का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ रुक जाएगा। जब कोई हारेगा तो उसके बाद वहाँ क्या जो दूसरा राजनीतिक है तो वहाँ कार्य करवाएगी, जिससे जो कोई राजनीतिक दल यदि कोई, मतलब भारत के जैसे कि कोई प्रकार के भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस मान लेते कि कोई, उदाहरण के तौर पर हम मान लेते कि कोई हमारा भारत में कोई पार्टी है, तो वो क्या करते जिस वो पार्टी भारत का जैसे वो पार्टी भारत में अभी चल रही है, तो उस पार्टी से क्या होगा कि वो अपना हिसाब से सरकार चला रही है, तो जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, अल्पसंख्यकों को भी परेशानी हो रही है। तो ऐसा क्या होगा जिससे लोगों को परेशानी हो, तो क्या जब विपक्ष दल होगी तो वो उसके ऊपर आवाज़ उठाएगी। इसलिए राजनीतिक दल में स्वामित्व के लिए अच्छा होता है। और नैतिक तर्क के अंतर महत्व आधारित जानेंगे हम अब। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा, और सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का आत्मा है। तो यहाँ एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सत्ता की साझेदारी किसके आत्मा है, तो यहाँ लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी। और लोगों की भागीदारी आवश्यक है
तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो सत्ता की साझेदारी है तो यहाँ सत्ता की साझेदारी बनाने के लिए किसी भी देश में लोगों की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो वहाँ कभी शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होगी जिसमें लोगों की ये भागीदारी नहीं होगी तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से ही सरकार से जुड़े होते हैं। तथा दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि लोगों का अधिकार कि उनसे सलाह ली जाए और मतलब प्रशासन होते तो उनके की शासन किस प्रकार हो। मतलब लोग का अधिकार है कि वह सलाह लो, ये मतलब प्रशासन सलाह ले सकते हैं कि शासन किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए, लोगों के हितों के लिए किया जाए, होने वाले जिससे ऐसा कुछ किया जाए कि जो अल्पसंख्यकों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आने वाले कुछ दिनों में भी किसी को प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही सोच समझ कर सलाह ली जाती है और आगे चलकर काम किया जाता है वैसे ही। अब किसी देश में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसी पॉइंट में हम पढ़ेंगे। तो किसी देश में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, किसी देश में सत्ता की साझे बहुत ही आवश्यक है। तो इसी पॉइंट में हम देखते हैं। किसी देश में मान लेते कि किसी मतलब समाज के साझेदारी और शांति बनाए रखने के लिए साझेदारी जरूरी है और इनसे विभिन्न समूह के टकराव कम करने में मदद मिलती है। मतलब किसी देश में जो साहित्य और शांति बनाए रखना है तो सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़रूरी है और इनके विभिन्न जो टकराव होते हैं मतलब जात पात ऊंच नीच का टकराव तो उसको कम करने के लिए भी यहाँ किया जाता है। और अल्पसंख्यकों को जो एक बहुसंख्यक हो तो वो अल्पसंख्यकों पर ही करते हैं। तो इन सब का भी कम करने के लिए भी यहाँ सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और साहित्य शांति मतलब किसी देश जैसे कि मान लेते हैं बेल्जियम में हम आगे पढ़ेंगे किसी जो वो अल्पसंख्यक रहते थे तो अल्पसंख्यकों को किस प्रकार जुल्म किया जाता उसी का आगे हम पढ़ेंगे। जो किसी देश में मान लेते कि पहले का जो 1947 से पहले के हमारे जो अंग्रेज थे तो वहाँ भारत में आकर हमें गुलाम बना लेते जिससे वो शांति में ना बना पाए। तो उससे पहले जब 47 के बाद देश आज़ाद हुआ तो सत्ता की साझेदारी जब उन्होंने भारत का पहला प्रधानमंत्री किसे कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ऐसे सत्ता की साझेदारी बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नेहरू जी ने भी मदद की थी। और किसी भी समाज से बहुसंख्यक का आतंक बना रहता है। मतलब किसी जो बहुसंख्यक समाज होते हैं अल्पसंख्यकों के लिए वह आतंक बना रहता है। और बहुसंख्यक का आतंक न केवल बहुसंख्यक समूह का तबाह कर देती है बल्कि वह स्वयं भी तबाह हो जाती है। और सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यकों का आतंक से बचा जा सकता है। मतलब कि जब कोई अधिकतर बहुसंख्यक हो तो उससे क्या होता था कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उन पर कोई भी दबाव वो ना डाल पाए और जो उससे यदि किसी पर दबाव डाला जाए तो वह साथ में जो बहुसंख्यक है तो वो भी तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल कैसे, जब किसी मान लेते कि कोई ये बहुसंख्यक है और कोई अल्पसंख्यक है, जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच झगड़ा या किसी प्रकार के मतभेद हो तो उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा जिससे उधर भी बहुसंख्यक में भी हानि होगी और अल्पसंख्यक में भी हानि होगी। इससे दोनों तरफ हानि होगी और जो बहुसंख्यक है उनको भी हानि होगी और अल्पसंख्यक है तो उनको भी हानि होगी। इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुसंख्यक को आतंक से जो होती है उन्हें बचाती है। तो दूसरा पॉइंट है कि लोगों की आवाज़ लोकतंत्र की सरकार की नींव बनाती है। मतलब जो लोगों की आवाज़ होती है तो वह सरकार की नींव बनाती है। इसलिए इसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का आत्मा सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। जो लोगों की आवाज़ विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर आवाज़ उठाती है तो उसी प्रकार के जो होते लोगों की आवाज़ को नींव लोकतांत्रिक सरकार की नींव कहा जाता है। इसलिए ही कहा जाता है कि इसलिए ही जो लोकतंत्र है तो उसी का आत्मा लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा इसलिए कहा जाता है। तथा हम दूसरे पॉइंट में है कि सत्ता की साझेदारी दो कारण है। सत्ता की साझेदारी को दो क्या कारण, तो सत्ता की साझेदारी से ये भरा कारण है कि एक भरा कारण है और दूसरा नैतिकता कारण है। सत्ता की साझेदारी भरा कारण समाज में टकराव बहुसंख्यकों का आतंक को रोकता है। मतलब जो भरा कारण, पहला कारण क्या है, भरा कारण, तो वो भरा कारण होती है तो वो समाज में होने वाले विभिन्न अल्पसंख्यकों के जो वो आतंक तो उसको रोकता है। तथा जो सत्ता की साझेदारी नैतिक कारक है तो वो लोकतंत्र के आत्मा के अक्षुक रखता है, मतलब अक्षुक बनाए रखती है। जो लोगों की आवाज़ होती है तो वह वो बनाए रखती है यह लोकतंत्र। और भरा कारण तो आपको मालूम है, भरा कारण बताया कि जो अल्पसंख्यकों की आवाज़ या कुछ प्रकार के मतभेद हो या अल्पसंख्यकों में तथा ऊंच नीच क्या बात हो तो वहाँ पर आतंक को रोकता है भरा कारण। और नैतिक कारण लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखता है। तथा हम दूसरे पॉइंट पढ़ेंगे बेल्जियम की जातीय बनावट के क्या कारण थे।
तो जातीय बनावट। तो ये भी क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बेल्जियम की यूरोप का एक छोटा सा देश है। मतलब जो बेल्जियम है तो वह यूरोप का एक छोटा सा देश, बेल्जियम जो यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है। इसके समाज बनावटी बड़ी जटिल थी। मतलब जो बेल्जियम है तो यूरोप एक यूरोप जो एक महाद्वीप है उसी का एक छोटा, मतलब ये मान लेते यूरोप तो उसी का एक छोटा सा देश है यूरोप का। और इसकी जो आबादी है, मतलब जनसंख्या, तो वो हरियाणा के समान है, वो हरियाणा के समान है। तथा इसमें रहने वाले 59% डच बोलते थे। और इसमें क्या ये हमसे क्यों पूछा जाता है कि बेल्जियम में रहने वाले 59% डच कितने परसेंट बोलते थे, तो 59% डच बोलते थे और 40% जो फ्रेंच बोलते थे। और ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मतलब बेल्जियम में कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोलते थे, 40%, और बच्चे 1% वो क्या बोलते थे, तो 1% वो जर्मन बोलते थे जो कोने में रहते थे। जैसे कि मान लेते बेल्जियम जैसे तो इस साइड के कोने में जो एक साइड के कुछ कोने में रहते थे जो 1% बेल्जियम बोलते थे। जो जर्मनी देश है तो उसी के साइड में, जर्मनी देश के साइड में ही तो कुछ लोग थे। तथा दूसरा, इसकी जो बेल्जियम की राजधानी थी, तो बेल्जियम की राजधानी क्या थी, ब्रुसेल्स। तो ये हमसे में पूछा था कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी, तो ये ब्रुसेल्स, जिसमें 80% आबादी क्या बोलती थी, फ्रेंच भाषा थी, और जबकि 20% डच बोलती थी। जो मतलब राजधानी बेल्जियम की राजधानी, तो उसमें से उस राजधानी में 80% लोग, जैसे कि मान लेते हैं कि वो राजधानी में 1000 लोग रहते थे, 1000 लोग रहते थे राजधानी में, तो 1000 लोग में से 800 लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच। 800 लोग फ्रेंच बोलते थे और जो बाकी 200 लोग बचे बचे हुए थे, मतलब तो वो क्या बोलते हैं, डच भाषा का प्रयोग करते थे। बाकी बाकी जो 20% बचे थे, मतलब 20% या 200 मान लेते हैं। तथा तथा दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहा। मतलब जो अल्पसंख्यक फ्रेंच थे तो उन लोगों क्या लोग थे, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रह चुके थे। दूसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे बेल्जियम की साझेदारी, मतलब कि वह किस प्रकार साझेदारी की भाषाओं के आधार पर। तो ऐसी भाषाएं मतलब विविधताओं के कई बार संस्कृति और राजनीति झगड़े के कारण बनी। मतलब जो ऐसी भाषाएं हैं जैसे कि कई अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती है और कई बहुसंख्यक भाषाएं बोली जाती है, तो इस प्रकार जैसे बहुत लोगों को में सांस्कृतिक और राजनीतिक हिसाब से भी झगड़े हुए हैं। और बाद में क्या हुआ, जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा लाभ पाने वाले डच लगे। मतलब जो, और बाद में क्या हुआ कि बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने के लिए डच भाषी लोग कई स्तर पर नाराजगी थे। मतलब जो बाद में कुछ जो ऐसे भाषाई आधार पर जो संस्कृत झगड़े के कारण बने थे, तो उसके बाद में क्या हुआ, जो डच भाषी लोग थे तो वहाँ देश के जो बहुमत थे, तो वहाँ क्या बहुमत थे, तो वहाँ विकास और शिक्षा का लाभ पाने के लिए वहाँ डच भाषा की स्थिति में नाराजगी थी। तो दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच का तनाव बढ़ गया। और इन सब का जब कुछ 1950 और 60 के बीच क्या हुआ, जब कुछ फ्रेंच और डच भाषा बोलने के बीच क्या हुआ, इन लोगों के बीच टकराव मतलब तनाव वो बढ़ने लगा, जिससे वह एक दूसरे पर ही जलन होने लगे। और डच भाषा भाषी लोग देश बहुमत थे, और जो बेल्जियम में देश के डच भाषी लोग थे तो वह उसमें बहुसंख्यक कौन थे, तो बहुसंख्यक हमारे डच भाषी लोग थे, परंतु ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक थे। और उसमें क्या थे, ब्रुसेल्स राजधानी जो ब्रुसेल्स थे उसमें अल्पसंख्यक थे। ये क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है कि ये भाषी कितने लोग थे, तो कितने लोग, 59% भाषीय लोग थे डच भाषा, और फ्रेंच आपके 40 और 1% जर्मन भाषा थी। तो और यहाँ 80% कौन से भाषा रहते थे, 80% आपके फ्रेंच भाषा बोले जाते हैं यहाँ पर। और परंतु बेल्जियम के लोगों की नींव और बाद में क्या हुआ कि जब परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नींव प्रकार का शांति पद्धति एक संस्कृत अपनाई जो विविधताओं
और विविधताओं को, क्षेत्रीय अंतरों को, आपसी मतभेदों को दूर किया। और बाद में चलकर जब 1960 के बीच जब तनाव बढ़ने लगी तो वहाँ बाद में चलकर बेल्जियम की सरकार क्या की, तो लोगों के नींव रखने के लिए एक शासन पद्धति अपनाया, जो सांस्कृतिक विविधताओं और क्षेत्रीय अंतर मतलब जो अंतरों होते तो उसके बीच आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए कौन सा अपनाए, तो उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो वहाँ क्या क्या गया कि 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में चार संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी भी बेगानेपन एहसास न हो, इस सभी मिलजुल कर रह सके और सारा बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के बाद ददाद हो। तो वहाँ के बेल्जियम जो सरकार थी तो वहाँ क्या की, जब 1970-93 के बीच वहाँ बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन जुड़े ताकि देश में जो बेगाने पर जो जर्मन, फ्रेंच और भाषा बोलने अलग अलग भाषा थे तो वहाँ सब मिलजुल कर रहें, ताकि सारा विश्व क्या कर तो बेल्जियम की इस समझदारी की दाद दे सके। मतलब बेल्जियम ने यहाँ क्या कर सके थे कि प्रशंसा कर सके इस प्रकार। और बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए क्या सरकार ने क्या कदम उठाए थे, इस प्रकार हम पढ़ेंगे इस पॉइंट में। तो बेल्जियम की जो सरकार थी तो किस प्रकार की उठाई थी, जो केंद्र सरकार ने डच व फ्रांस की ये भाषी मंत्रियों को समान संख्या की। मतलब जो केंद्र बेल्जियम की सरकार थी वो केंद्र में क्या की, जो डच बोलते थे और फ्रेंच बोलते थे वहाँ भाषी के में समान मतलब मंत्री को समान संख्या में ली गई। और केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों क्षेत्रों में सरकार को दी। और देश के कुछ इलाकों में क्या की, जो केंद्र सरकार थी वहाँ अनेक शक्तियों को देश के 2 इलाकों में क्षेत्रों में सरकार में बांट दी गई। और ब्रुसेल्स अलग होकर इन दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व किया। और ब्रुसेल्स जो थे मतलब बेल्जियम की राजधानी, उसमें अलग होकर क्या कि इन दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और सामुदायिक सरकार का निर्माण तथा दूसरे इनमें सामुदायिक सरकार का निर्माण किस प्रकार हुआ? इन चुनाव में संबंधित भाषा जो लोग के द्वारा होता इस सरकार के सांस्कृतिक शिक्षण तथा भाषा संबंधित शक्तियों पर हुआ समुदाय सरकार का निर्माण हुआ था। तथा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे श्रीलंका जातीय बनावट। तो हम बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके, तो यह क्वेश्चन एमसीक्यू क्यों पूछा जाता है कि बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बेल्जियम की जातीय बनावट का वर्णन करें, या बेल्जियम को जो टकराव हुआ तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाए थे। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, इन दोनों को याद कर लीजिए। कौन सा वीवीआई क्वेश्चन था हम आपको पहले बताते रहे। किसी भी देश में सत्ता की साझेदारी ये क्या है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये 2024 को एक बार पूछा गया था कि सत्ता की साझेदारी क्या है और सत्ता की साझेदारी क्यों जरिए, मतलब किसी देश के लिए जो सत्ता की साझेदारी क्यों जरिए, ये सब वीवीआई क्वेश्चन जो पीला किया गया है। और सत्ता की साझेदारी क्यों किसी देश में क्यों आवश्यक है, कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन। और बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। तो साथ में दूसरा है बेल्जियम की समझदारी। मतलब वो बेल्जियम जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक रहते तो ये भाषा आधार पर तो उन लोगों को किस प्रकार वहाँ समाधान की इस बारे में यह बेल्जियम की समझदारी के बारे में बताया गया। और बेल्जियम के टकराव को रोकने के लिए मैं क्या क्या कदम उठाए इन सब के बारे में भी बताया गया। तो बेल्जियम को टकराव को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठाए, तो इन सब के बारे में भी एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता था तथा साथ में भी पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे सरकार की जातीय बनावट। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। मतलब जो श्रीलंका है तो एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, तो वहाँ चारों तरफ क्या है, श्रीलंका यह भारत का कुछ हिस्सा, तो यहाँ ये श्रीलंका तो भारत के कुछ इलाकों में आ रही है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय देश कहा जाता है श्रीलंका को। और यहाँ भारत के किस भाग में, दक्षिण तट में स्थित है, तमिलनाडु के कुछ 2 किलोमीटर। इसकी आबादी कितनी है, लगभग 2 करोड़ है। इसकी जो आबादी है लगभग हरियाणा के बराबर है इसकी आबादी। जो जातीय श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो उसकी जातीय इसकी जो आबादी थी तो वह हरियाणा के बराबर थी जो थी श्रीलंका। और बेल्जियम के भांति ये कई जातीय समूह में लोग रहते थे। और यह क्या हुआ था, श्रीलंका तो यह कई प्रकार के ये बेल्जियम के भांति भी यह जातीय समूह में लोग बटे हुए थे।
और देश की आबादी में 74% सिंगलिया थी। और श्रीलंका में लगभग कितने परसेंट सिंगलिया थी? तो 74%। ये एमसीक्यू में पूछा था, श्रीलंका में सिंगलियों की कितना मतलब आबादी कितनी थी? तो 74%। और जबकि 18% तमिल थे। और 18% कौन से भाषीय थे? तो तमिल। और बाकी जो छोटे छोटे समूह थे जैसे कि ईसाई मुस्लिम थे, तो वहाँ 1% या 2% के अंतर्गत आते थे। 2%, जैसे कि ये समूह, कई प्रकार के समूह ईसाई 1% और मुस्लिम 1% के होते थे। और इसके टकराव के क्या कारण थे? इसमें मतलब देश के युद्ध, जो पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जो देश के जो श्रीलंका देश है उसके पूर्वी भागों में तो तमिल अधिक रहते थे, और जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंगलिया बहुसंख्यक में थे। जैसे कि श्रीलंका मान लेते, इसके कुछ इसके पूर्वी भागों में क्या है, तो इसके पूर्वी भागों में रहते थे ये अधिकतर वो तमिल भाषी लोग रहते थे। और जो बाकी इन इलाकों में होता था, तो इन इलाकों में बहुसंख्यक में ये सिंगलिया रहती थी। और कुछ इलाकों में क्या होते, 1% ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे। और श्रीलंका के बाकी संघों में बैठा दिया। और श्रीलंका में लोग चाहते थे कि बेल्जियम के भांति भी जातीय मसले में उचित हल निकाले थे। और यहाँ क्या श्रीलंका जो वहाँ बेल्जियम के भांति भी ये उचित हल निकाले थे, परंतु कहा वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंगलियों ने अपने बहुसंख्या को दूसरों को थोपने का प्रयत्न किया था, जिससे गृह युद्ध शुरू हो गया। मतलब जो सिंगलिया थे वह बहुसंख्यकवाद होने के कारण वो दूसरों को क्या करते, थोपने के लिए दूसरों को थोपने की कोशिश करते थे। मतलब वो लोगों को पीड़ा देने की कोशिश करती थी, जिससे वहाँ पर क्या हुआ, तो एक गृह युद्ध शुरू होने लगा। थपने भी नाम ले रहे थे, और वहाँ आज तक जो थमने का नाम ले रही है, मतलब वहाँ गृह युद्ध चलते रहे। तो यहाँ पहले जानने के गृह युद्ध क्या है? तो गृह युद्ध किसी भी ये मुल्क मतलब किसी भी देश में विरोध के समूह जिसे हिंसक लड़ाई रूप से वह युद्ध लड़ने लगे उसे गृह युद्ध कहा जाता है। जैसे कि किसी देश में जैसे किसी देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच जो संख्या झगड़ा मतलब झगड़ा हिंसक लड़ाई लगने लगे, तो उसी को गृह युद्ध कहा जाता है। तथा श्रीलंका के जो बहुसंख्यकवाद थे, तो मतलब से बहुसंख्यक क्या क्या किए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो यह मतलब यह मान्यता है कि कोई ये समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन बना सकते। इसके लिए बहुअल्पसंख्यक समुदाय ये जरूरत इच्छाओं की अवहेलना कर सकते थे। मतलब जो सिंगलिया रहती तो वहाँ ढेर ज़्यादा बहुसंख्यक होने के कारण क्या कि तो वहीं सरकार बना मनचाहे ढंग से सरकार बनाना चाहते थे, और अल्पसंख्यक समुदाय को वहाँ क्या अवहेलना इच्छाओं का अवहेलना कर देते, मतलब इग्नोर कर देते थे। और 1956 में के द्वारा कदम उठाए गए। जब 1956 में हुआ तो यहाँ पर क्या कदम उठाए गए थे, तो 1956 में एक कानून पास किया गया कि सिंगली समुदाय को सर्वोत्तम स्थान पर करने हेतु एक नए मतलब एक कानून पास किया गया था कि सिंगली समुदाय जो होती है उसे सर्वोत्तम स्थापित कर दिया जाए। और नए संविधान में यह प्रावधान किया जाए कि सरकार बुद्ध मठ के संरक्षण में बढ़ावा देगी। मतलब वहाँ क्या हुआ कि जो सरकार थी वह प्रधान चाहते थे कि सरकार बुद्ध धर्म थे तो वहाँ संरक्षण को वहाँ बढ़ावा दे, और वहाँ जो बुद्ध धर्म तो वहाँ बुद्ध धर्म को भी वही मतलब ये बनाना चाहते थे, बुद्ध राष्ट्रीय धर्म बना देते। और सिंगलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों की प्राथमिकता दी गई। जो सिंगलियों थी मतलब आधे बहुसंख्यक, तो वहाँ क्या कहते थे, जो विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियाँ तो वहाँ मतलब सरकारी नौकरी ज़्यादा लेना चाहती थी। और सिंगलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित किया दिया, जैसे तमिलों को अवहेलना हुई। मतलब जो बेल्जियम की भांति क्या की थी, तो वहाँ राजभाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहती थी। वैसे ही वैसे श्रीलंका में क्या जो सिंगला थी, तो वहाँ क्या की वहाँ राजभाषा घोषित कर दी, देश का राजभाषा घोषित कर दी सिंगलियों ने, तो जिससे तमिलों को अवहेलना हुई। और इस दूसरा पॉइंट में भारत में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की साझेदारी किस प्रकार की गई थी। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में क्या व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये हमसे में पूछा जाता है कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह मतलब यहाँ के नागरिक सीधे आम मत अधिकार के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह क्या होते हैं, तो जो सीधे क्या कहते हैं, मत अधिकार के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिससे लोगों में चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं, तथा इस तरह ही चुनी हुई सरकार क्या करती है, रोजमर्रा शासन चलाती है और
नए नियम बनाते हैं, जिससे नियमों को कानून का संशोधन, और क्या होता है, नियमों को कानून का संशोधन क्या करती है। तथा दूसरे पॉइंट में है कि किसी भी लोकतंत्र में प्रकार राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा है। मतलब किसी भी जो लोकतांत्रिक देश है तो उसकी ये राजनीतिक शक्ति क्या है, प्रजा है। यह लोकतंत्र का एक मूल मंत्र सिद्धांत है कि ऐसे शासन व्यवस्था जो स्वराज संस्थाओं के माध्यम से आप उसे शासन करते हैं, जिसके माध्यम से मतलब कि संस्थाओं के माध्यम से चले। और दूसरे पॉइंट में है कि ये एक समुदाय जो लोकतांत्रिक सरकार के समाज के विभिन्न समूहों को मतभेदों को उचित माना जाता है। उसमें क्या है कि जो एक समुदाय जैसे लोकतांत्रिक सरकार और सरकार जो समाज के विभिन्न जो समूह है उसके मत है उचित जैसे प्रकार की विभिन्न तकलीफें तो उनको सम्मान दिया जाए। और यह जन नीतियों के निर्माण हर नागरिकों की आवाज़ सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र हर जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो। मतलब इसमें क्या होता है, जो जन नीतियाँ होती है तो उनके निर्माण में नागरिकों की भी आवाज़ सुनाई जाती है। और इसलिए क्या करते हैं लोग सरकार, तो लोकतंत्र में जो जरूरी है तो वहीं राजनीतिक सत्ता को बंटवारा कर दिया जाता है। तो इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार के सरकार हैं। तो दूसरे पॉइंट में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है, भारत में सत्ता के विभिन्न साझेदारी, जैसे कि भारत में एक सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण है, जैसे कि विभिन्न स्तंभों के वितरण करें। पहला, सरकार के विभिन्न जो स्तंभ होते हैं, पहला है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्रीय सरकार में जो मतलब जो के भारत देश को चलाते हैं तो उसे केंद्रीय सरकार कहा जाता है। और राज्य सरकार जो मतलब राज्य के द्वारा चला। और स्थानीय सरकार जैसे कि ये स्थानीय सरकार आपके आसपास जो पंचायत में हो गए उसी को स्थानीय सरकार कहा जाता है। और सत्ता की साझेदारी का वितरण, दूसरे पॉइंट पढ़ेंगे सत्ता के साझेदारी का वितरण सरकार के विभिन्न अंग के माध्यम तो ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से, 3 MCQ में पूछा था कि सरकार के कौन कौन से 3 अंग हैं। तो आप याद कर लीजिए कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। सरकार का पहला अंग कौन सा है, तो पहला अंग केंद्रीय उसके ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो पहला सरकार का पहला अंग क्या है, तो सरकार का पहला अंग है कि विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। जो विभिन्न समूहों के मतलब मसलन भाषाई समूह और बीच में सत्ता वितरण जैसे विभाजन समुदाय सरकार के हैं वो विभिन्न प्रकार के थे। और विभिन्न समूहों के बीच दबाव, जो समूह राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का वितरण है तो वहाँ और राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का वितरण करती है। तथा क्षैतिज वितरण में हम देखेंगे विधायिका। तो विधायिका कार्य क्या है, तो विधायिका क्या करती है, विधायिका कानून का निर्माण करती है। विधायिका क्या करती है, विधायिका कानून का निर्माण, तो विधायिका क्या करती है, तो विधायिका कानून का निर्माण करती है। और दूसरा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में होती है। यहाँ विधायिका में जो क्षेत्रीय विधेयक है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और कार्यपालिका, तो दूसरे पॉइंट में कार्यपालिका, तो यहाँ क्या करती है, कानून को वो कार्यान्वयन करती है। तो कानून ये अपने हिसाब से कानून लागू करती है। और इसका प्रधानमंत्री और मतलब जो मंत्री परिषद होती है उसके नौकरशाह होते हैं। और न्यायपालिका की इसके व्याख्या करती है, मतलब कानून की व्याख्या करती है न्यायपालिका। और इसके सर्वोच्च, तो कानून जो न्यायपालिका तो वहाँ कानून का सर्वोच्च माना जाता है। और यहाँ क्या करती है कि मुख्य रूप से ये न्यायालय चलाती है। और अन्य जिलों जो सशस्त्र न्यायालय हैं तो न्यायालय को यह कानून का सर्वोच्च माना जाता है न्यायालय को। और तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण में पढ़ेंगे क्या कि केंद्र सरकार वह देश के लिए होती है। मतलब केंद्र, पहले ही हम बताए केंद्र सरकार तो वहाँ देश चलाती है। और राज्य सरकार वहाँ राज्यों के लिए होती है, मतलब प्रांतीय सरकार या और स्थानीय सरकार जैसे कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद इत्यादि होगी। और सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में क्षैतिज का अंतर किस प्रकार है, तो इसी प्रकार पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो सरकार के विभिन्न स्तर जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इसलिए सत्ता का बंटवारा होता है। इस उच्चतर निम्नतर का सरकार है, जैसे कि आपके उच्चतर जैसे केंद्र सरकार उच्चतर और निम्नतर सरकार कौन है, उच्चतर निम्नतम सरकार है स्थानीय सरकार। जैसे उच्चतर सीढ़ी नुमा जैसे बनाएगा सरकार को, भारत के सरकार को। और इसमें क्या है, इसमें विभिन्न उच्चभर अंक के अधीन होती हैं, जो विभिन्न जैसे कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होती है तो केंद्र सरकार के वहाँ अधीन होती है। और केंद्र सरकार स्थानीय सरकार के अधीन होती है। इस
और क्षैतिज वितरण में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो सरकार विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, इसके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। किस प्रकार बंटवारा होता है? तो सत्ता का बंटवारा होता है, इसमें ये सरकार विभिन्न अंग के स्तर पर शक्ति का उपयोग करती है। तो सरकार का मतलब भारत के 3 अंग कौन कौन से? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कहा जाता है। तो इससे सरकार एमसीक्यू में पूछा जाता है। और प्रत्येक अंग में एक दूसरे के नियंत्रण पर रखता है, मतलब जो प्रत्येक अंग होते हैं यह तो एक दूसरे के काम आते हैं और दूसरे के नियंत्रण में रहते हैं। इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द हम दूसरे वीडियो में आएंगे। थैंक यू।